स्टूडेंट्स देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड में हम लोग लास्ट टाइम पे पढ़ चुके हैं कि 14 तरह की ब्रेविस लैटिस होती है और उसमें जो यूनिट सेल्स हैं उन पे कैसे कण इकट्ठे रहते हैं, याद है। और हम लोगों ने उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। आज हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं कि क्रिस्टल कैसे बनते हैं या क्रिस्टल कौन अच्छा होगा। तो निश्चित रूप से वो क्रिस्टल ज्यादा अच्छा होगा जिसमें जगह कम हो, अर्थात कण ज्यादा पास पास इकट्ठे हैं। जब कण ज्यादा पास पास इकट्ठे होंगे तो वही कहलाता है निबिड संकुलन या क्लोज्ड पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल। ये किस तरह से पास पास इकट्ठे रह सकते हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक मॉडल देता हूं, ठोस का मॉडल। और ये ठोस का मॉडल कैसे है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमारा कोई एटम या आयन या अणु जिससे भी वो क्रिस्टल मिलकर बना है वो एक ठोस गोले के रूप में है। किसके रूप में है? ठोस गोले के रूप में। तो वो ठोस गोला उस मात्रक सेल में किस प्रकार व्यवस्थित हो सकता है या उस क्रिस्टल में किस प्रकार व्यवस्थित हो सकता है। तो व्यवस्थित दो प्रकार से हो सकता है। कैसे दो प्रकार से? ध्यान दो, यहां पर ये क्या है, ये अवयविक कणों के गोले हैं, क्रिस्टल्स के गोले हैं। ये कैसे व्यवस्थित किए गए हैं? इनमें सबके केंद्र एक सीधी रेखा है, देख रहे हैं केंद्र कैसे है? सीधी रेखा है। और अगर हम इसमें कोई भी एक कण लें तो वो चार एक स्क्वायर बनाता है, देख रहे हैं। इनसे संयुक्त जो चार कण हैं अगर उनके केंद्रों को हम परस्पर जोड़ें तो ये एक वर्ग बनेगा। इसीलिए इसको वर्ग संकुलित कहते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं, ठीक है। और इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अगर हम देखें तो यहां हमने उसको इससे दर्शाया कि गोले जिनके केंद्र एक में चाहे जिस तरफ जाए, ठीक है। और ये ए लेयर कहलाएगी, फर्स्ट लेयर ए लेयर कहलाएगी। इस तरह की क्लोज पैकिंग अगर हम करते हैं क्रिस्टल में तो दो तरह की संरचना संभव होती है, एक सरल घनी संरचना और दूसरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर और सिंपल प्रिमिटिव सेल्स, ये दोनों क्लोजली पैक्ड नहीं होती वास्तव में। सरल घनी संरचनाएं नहीं होती, निबिड़तम नहीं है ये। क्यों निबिड़तम नहीं है? जैसा कि इसमें देखोगे तुम, यहां ढेर सारे रिक्त स्थान रह जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि ये बॉल्स अलग अलग है, हम इनको कितना भी चिपका के रखेंगे। ये लो मैंने चिपका दिया क्योंकि ज्यादा एक तरह की नहीं, फिर भी देखो ये रिक्त स्थान है कि नहीं, ये गैप है कि नहीं। तो अगर एक जैसी बॉल होती तो इसी तरह का गैप हमको दिखाई देता रहे। इस तरह की संरचना में अगर सिंपल प्रिमिटिव वाली सेल है तो उसमें केवल 52% स्थान ही, 52% पार्टी ये ठोस गोले ग्रहण करते हैं, बाकी 48% एम्प्टी रह जाता है, खाली रह जाता है। और अगर हम बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो ठीक इसी के बीच में एक आ जाएगा, बॉल्स के बीच में। तो एक और आ जाने से क्या होता है, 52% की जगह 68% तक फेल हो जाता है और बाकी 32% रिक्त रहता है। इसीलिए इनको निबिड़तम संकुल नहीं माना जाता, इनको क्लोजली पैक्ड नहीं माना जाता। ये क्रिस्टल क्लोजली पैक्ड नहीं होते। तो फिर क्या है? तो बोले एक दूसरी तरह की संकुलित संरचना होती है जिसको हम निबिड़तम संकुलित संरचना मानते हैं, क्लोजली पैक्ड मानते हैं क्रिस्टल्स में। अब वो क्लोजली पैक्ड कैसे हो सकता है? उस क्लोजली पैक्ड संरचना में संकुलन क्षमता 74% है, जो उसकी पैकिंग कैपेसिटी है वो 74% है। यानी रिक्त स्थान केवल रह जाता है 26%। और यहां रिक्त स्थान रह गया 32, यहां रह गया 48, 50%। तो यहां जो निबिड़तम संकुलित संरचना उसमें 74% तक क्लोज होता है। कैसे 74% क्लोज होता है? इधर देखो, अभी यहां पर केंद्र जो है एक दूसरे के साथ लाइन में नहीं होंगे। यहां पे जो लाइन दिख रही है वो लाइन नहीं, ये संरचना में संकुल कभी भी निबिड़तम संकुलित नहीं होगा। तो फिर कैसी संरचना होगी? लेट यू चेक। अब देखो गैपिंग इनके बीच की घटना शुरू हो गई नहीं हो गई? तो गैपिंग तो घट गई, लेकिन क्या हुआ? इस बार ये केंद्र पर एक दूसरे के हैं क्या लाइन में, एक दूसरे के लाइन में नहीं, बल्कि क्या है, इस बार एक बॉल 1 2 3 4 5 6 बॉल के संपर्क में, एक स्फीयर 6 स्फीयर के संपर्क में। और इस बार जो उनके बीच का रिक्त स्थान है वो उतना ज्यादा
नहीं है। इसको अगर हम इनके केंद्रों को इस बार मिलाएंगे तो स्क्वायर बनने के बाद बजाय बनेगा हेक्सागन। ये देखो एक लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, हेक्सागन बनेगा। इसको यहां इससे प्रदर्शित किया गया, ये देखो क्लोजली पैक्ड है। तो इसके कंपैरिजन में यहां पे ज्यादा निविडतम संकुलित संरचना है, ज्यादा क्लोजली पैक्ड है एज कंपेयर टू दिस। ये लेयर है ए। अब इससे क्रिस्टल कैसे बनेगा? तो अगर इसी लेयर के ऊपर हम ए लेयर के ऊपर एक दूसरी लेयर ए स्थापित करें तो इसके ऊपर दूसरी लेयर ए स्थापित करने का हमारे पास 2-3 तरीका है। क्या तरीका है? 2 तरीके में से देखो, पहला तरीका तो ये है कि हम फिर वही कर दें, यानी ए के ऊपर ए कर दें, उससे कोई फायदा नहीं होगा, ये सारे रिक्त स्थान खाली रह जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? इन रिक्त स्थानों के ऊपर हम इनको रखना शुरू करते हैं, बॉल्स को। अगर हम इन रिक्त स्थानों के ऊपर भी बॉल को रखना शुरू करते हैं तो भी क्या हो रहा है? रिक्त स्थान शेष रह जा रहा है। तो इसके ऊपर की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं बी लेयर। यहां देखो क्या किया गया है, ये जो डार्क सर्कल्स बने हुए हैं ये लेयर ए, ठीक है, और इनके ऊपर ये जो डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं ये है सर्किल जो बी लेयर की है। इसके ऊपर दूसरी जो लेयर आ रही है, अब इसके ऊपर इनको स्थापित करने का एक तरीका ये था कि हम ए के ऊपर ये रख देते, यानी केंद्र के ऊपर केंद्र लगा देते फिर से, तो सारे रिक्त स्थान जो पहले से थे वो खाली रह जाते। हमने क्या किया, हमने ए के जो रिक्त स्थान है उनको भरने की कोशिश की। जब हम ए के रिक्त स्थानों को भरने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार बी को स्थापित करते हैं कि वो ए के रिक्त स्थानों में को भर दे, तो हम क्या पा रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये सर्किल हमने बनाया बी वाली लेयर का, उसने इस रिक्त स्थान को भर दिया। ऐसा करने पर भी जो ए की लेयर में पहले से रिक्त स्थान मौजूद थे वो अभी भी ओपन रह जा रहे हैं और उनकी संख्या लगभग 50% है। 50% को तो इसने ढक दिया लेकिन 50% अभी भी खुले रह गए। और बी लेयर की क्या खासियत है, अब बी लेयर के जो स्फीयर्स होंगे उनके बीच भी तो रिक्त स्थान होगा, जिसको हमने ऑरेंज लाइन से, ऑरेंज कलर से शो किया है। तो अब हमारे पास 2 तरह के वॉइड हो गए। एक वॉइड वो जो पहले से मौजूद था ए लेयर में, जिसको बी लेयर अभी भी ढक नहीं पाई है, और वो बी लेयर कैसे बन रही है, वो वॉइड कैसे बन रहा है, 1 2 3 4 5 और 6 सर्किल की सहायता से। ध्यान से देखो, नीचे वाले 1 2 3 स्फीयर और फिर उसके ऊपर 3 स्फीयर, और ये पहले से वाइड खाली पड़ी है, खुली है, अभी भी खुली है। तो एक ये वाइड है जो 6 स्फीयर से बन रही है, और दूसरी वाइड ये नहीं बन रही है जो किससे बन रही है, बी से बन रही है। जो बी के स्फीयर है वो आपस में मिलकर बना रहे हैं, नीचे ए वाली लेयर का स्फीयर इसमें नहीं। तो वो स्फीयर इन्वॉल्व हो रहा है केवल एक ए लेयर का, और इनके कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, 3। तो यहां पे 4 स्फीयर से एक वाइड बन रही है और यहां 6 स्फीयर से एक वाइड बन रही है। अब इसके ऊपर जो तीसरी परत हम रखेंगे 3 डायमेंशनल बनाने के लिए, एक जो इसके ऊपर तीसरी लेयर आने वाली है वो एक तो ऐसे जा सकती है इस स्थान पर, यानी जो बी के रिक्त स्थान है उसके ऊपर, और दूसरा तरीका ये है कि जो ए लेयर का केंद्र था उसी के ऊपर, यानी ए का जहां सर्किल था वहीं, ए का जहां सर्किल था वहीं, ए का जहां सर्किल था वहीं। तो जब ये स्थिति आती है कि ए के ऊपर बी और फिर बी के ऊपर ए लेयर, यानी दोनों के केंद्र फिर से पहले जैसे हो जाते हैं, तो इस तरह की पैकिंग बनती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कैसी? षष्ठकोणी निबिड़ संकुलतम संरचना या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें भी वही 74% ही है। और दूसरी क्या है, अगर हम तीसरी लेयर को इस तरह रखें जो क्या करती हो, फिर से पहले वाले के केंद्र पे ना जाकर दूसरे को के केंद्र पर भी नहीं जाती, बल्कि क्या करती है, उनसे बने हुए वॉइड्स को भरने की कोशिश करती है। तो क्या स्थिति होती है, ना तो ए का केंद्र बी के ऊपर है और ना बी का केंद्र सी के ऊपर है, तो 3 लेयर बन जाती है, ए बी सी, फिर इसके ऊपर ए बी सी, फिर इसके ऊपर ए बी सी। इसी तरह यहां पर है, यहां पर ए बी ए, फिर इसके ऊपर बी आएगा, फिर उसके ऊपर ए, रिपीट होता जाएगा। तो 2 तरह की संरचना पॉसिबल है निविडतम संकुलतम संरचना में। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आ रही है और दूसरी एबीसी वाले फॉर्म में आ रही है क्लोज्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसी को फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि एफसीसी। लेकिन
सीसीपी इसलिए ज्यादा कहा जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, किसके, क्यूबिक के सिमेट्री के। ठीक है, तो अभी क्या है, दो तरह का संभव है। कैसे दो तरह का, एक स्क्वायर पेन वाला जो संभव है निविट्टम संकुलन में, एक 52% ही स्थान भरता है, 48% खाली रहता है। दूसरे वाले में 68% भरता है, बाकी 32% खाली रहता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ही वो संरचना है, एचसीपी या सीसीपी ही वो संरचना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा भरा जा सकता है स्थान, और 74% तक स्थान इसमें भरा जा सकता है, 26% तब भी रिक्त रहता है। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 है। कैसे, 6 अपने केंद्र पे जो भी होगा वो देखो, इसमें मैंने दिखाया था तुमको क्या कि जो भी स्फीयर है वो बाकी 6 के कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के कांटेक्ट में है और 3 ऊपर और 3 उसके नीचे, कितना आता है 12। ठीक है, चाहे वो ये वाला स्ट्रक्चर हो चाहे ये वाला स्ट्रक्चर हो। अब जो वॉइड्स बनी, जैसा कि मैंने तुमको दिखाया कि कितनी वॉइड्स बनी, 2 वॉइड्स बनी। एक वो जो कितने स्फीयर से बनी, 4 स्फीयर से, 3 एक लेयर की, एक लेयर की, और दूसरी 6 स्फीयर से, याद है ना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाई गई। क्यों टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाई गई, ये 4 स्फीयर्स के थ्रू बनती है और रिक्त स्थान खाली रहता है। ये चारों स्फीयर समचतुष्फलक के 4 कोनों पर स्थित रहते हैं और केंद्र में चतुष्फल की ज्यामितीय संरचना बनती है जो रिक्त स्थान रहता है, इसीलिए इसको चतुष्फल की छिद्र कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अगर हम इन स्फीयर्स की, जो कणों के स्फीयर हैं, उनकी त्रिज्या को कैपिटल आर कहें, तो जो यहां रिक्त स्थान रह गया, अगर उसमें भी हम एक बॉल अंदर डाल सकें, एक कण अंदर डाल सकें, तो उस कण की त्रिज्या निश्चित रूप से इनसे कम होगी, और उस कण की त्रिज्या कितनी है, 0.225 आर है। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस वॉइड में जो कण आएगा उसकी त्रिज्या अगर 0.225 आर से कम है तो वो आसानी से इसके भीतर प्रवेश कर जाएगा और उसको हम यहां समायोजित कर सकते हैं, जबकि क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर पे कोई नुकसान नहीं होगा। एक यूनिट सेल में कितनी जो है चतुष्फल की रिक्तियां बनती हैं, एक यूनिट फल में बनने वाली चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2 गुणे अवयवी कणों की संख्या होती है। जैसे हम कहते हैं कि बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर में अवयवी कणों की संख्या 2 है, पीछे हम लोग पढ़ चुके, जेड कमांड 2 आता था। तो अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 4 हो जाएगी। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एफसीसी है, याद करो, तो एफसीसी में कितने थे, 6 फेस में थे, 1/6, 1/2 गुणे 6 यानी 3, और एक उसके 8 कोनों के हिसाब से हो गए 4, तो 4 दूनी 8। तो एफसीसी स्ट्रक्चर में चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या 2 कितनी आएगी, 4। जितने यूनिट सेल में कण होंगे उसके दुगनी उसकी चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होगी। इसी तरह अष्टफल की छिद्र, जो अभी पीछे मैंने तुमको दिखाया था कि 3 स्फीयर एक लेयर में और 3 स्फीयर दूसरे लेयर में, एक ऊपर एक नीचे कर लेंगे तो अष्टफल की संरचना बनेगी। 6 स्फीयर के कारण बनने वाली जो रिक्त स्थान रह जाता है, 6 स्फीयर आपस में मिल गए लेकिन तब भी रिक्त स्थान खाली रह गया, तो वो डबल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यानी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, अष्टफल की संरचना बनती है। और उस अष्टफल की संरचना का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कैसे, अगर कोई कण इसके भीतर प्रवेश किया जो छोटा होगा इस रिक्त स्थान में जाएगा तो वो 6 स्फीयर के साथ अपना कोऑर्डिनेशन बना सकता है। टेट्राहेड्रल वॉइड में जिनको हम यहां रखने की कोशिश करेंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर केवल 4 ही होगा, क्योंकि वो 4 के साथ ही बॉन्ड बना सकते हैं, 4 के साथ ही जुड़ सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो कण अंदर जाएगा उसकी त्रिज्या कितनी रह सकती है, उसकी त्रिज्या रह सकती है 0.414। कितनी रह सकती है, 0.414। कैसे, जैसे यहां है इसी तरह यहां पे जो कण जाएगा उसकी 0.414 आर रह सकती है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होती है, जितने अवयवी कणों में, जितने उस यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या रहती है। अगर हम कहते हैं मेरे पास मान लो एक बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए जेड कमांड 2 पढ़ चुके हैं हम लोग, इसलिए
टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी गई, टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या आएगी 2 गुणे 2, क्यों, यही सूत्र है, अवयवी कणों की संख्या, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, अष्टफल की छिद्रों की संख्या कितनी होगी, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या क्या होता है, सूत्र मात्रक कोशिका में उपस्थित कणों की संख्या, मात्रक कोशिका में कणों की संख्या 2 है, इसलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 बनेगी। ठीक है, तो इसके आधारित न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे वो हम लोग अगले टर्म पे सॉल्व करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। कैसे, फिर से याद करो, अगर सिंपल सेल है या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो क्लोजली पैक्ड नहीं होती, क्योंकि एक में 52% स्थान होता है और दूसरे में 68% ही भरा जाता है। क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर कौन होते हैं, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसमें हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है। कैसे क्यूबिक, हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में भी हम 2 तरह की लेयर से इसको फिल कर सकते हैं, एक वो जिसमें ए बी स्ट्रक्चर आता है और दूसरा ABC, यानी जो थर्ड लेयर होती है उनके भी केंद्र आपस में कॉमन नहीं होते, पर दोनों ही संरचनाओं में संकुल दक्षता कितनी है, 74% है, चाहे वो HCP स्ट्रक्चर हो और चाहे CCP स्ट्रक्चर हो। ठीक है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। कैसे, 6 स्फीयर एक लेयर में, 3 स्फीयर एक लेयर में, 3 स्फीयर दूसरे लेयर में, चाहे ये स्ट्रक्चर हो चाहे ये स्ट्रक्चर हो। ठीक है, और वॉइड कितने तरह की, 2 तरह की, एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल। यहां देखो ध्यान से नोटिस करो, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 ये डार्क कलर वाले स्फीयर और 3 लाइट कलर वाले स्फीयर, 3 और 3 6 स्फीयर आपस में मिल गए तब भी छिद्र खुला है, ये बनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और यहाँ ध्यान दो, यहाँ बनी टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे, 1 2 3 स्फीयर ये मिले एक प्लेन में और चौथा स्फीयर नीचे है और तब भी एक रिक्त स्थान शेष रह गया, तो ये कैसी वॉइड हो गई, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल 2 तरह की वॉइड्स बची रहती हैं क्रिस्टलीय संरचना में, चाहे वो SCP स्ट्रक्चर हो चाहे CCP स्ट्रक्चर हो। और चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, 2 गुणे मात्रक कोशिका में उपस्थित कणों की संख्या। टेट्राहेड्रल जो रिक्त स्थान है उसमें कितनी त्रिज्या का कण जा सकता है, 0.225 R से छोटी त्रिज्या का, और ऑक्टाहेड्रल में कितने का जा सकता है, 0.414 R का। ठीक है, उससे छोटी त्रिज्या का। और कुल अवयवी कणों की संख्या मात्रक कोशिका में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर ही रहता। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट में प्रोसीड करेंगे इसको।